मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। जैसा कि फेसबुक से आपको जानकारी दे दी गई है कि अर्थव्यवस्था की कक्षाएं जो हैं रेनेश आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अब चलेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी होगा कि सामान्य अध्ययन के लिए अर्थव्यवस्था की तैयारी कैसे की जाए। जब भी आप अर्थव्यवस्था के किसी पुस्तक को आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, या तो वो काफी मोटी होने के कारण आप भयभीत हो जाते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, या फिर आप देखते हैं कि चलो पढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर जब आप देखते हैं कि 2005, 2004, 1995-96 टाइप का डाटा दिया हुआ है, तो भी आप परेशान हो जाते हैं कि इसको फिर कैसे मैनेज किया जाए। तो इस ढंग से अर्थव्यवस्था के स्टडी में दो चीज का आपका विशेष ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स जो होता है, एक ट्रेडिशनल में चला जाता है और दूसरा करेंट। जो जीएस के लिए एक पार्ट होता है इकोनॉमिक्स का थ्योरी पार्ट, वो हमें नहीं पढ़ना है। जीएस के लिए ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडिशनल और करेंट, ये दोनों का सही संतुलन से ही आप अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि मैंने अर्थव्यवस्था की कक्षाओं को शुरू करने का निर्णय लिया, ताकि इस कंफ्यूजन से आप सबों को मैं निकाल सकूं। जहां तक इसके महत्व की बात है, तो आईएएस एग्जाम में अगर आप देखें तो लगभग 20+ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थव्यवस्था से रहते हैं। और जेपीएससी की अगर बात की जाए तो 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके आएंगे ही, और ज्योग्राफी में आप देखिएगा तो 2 क्वेश्चन वहां, यानी कि 12 मार्क्स की अगर बात की जाए तो 24 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि 24 मार्क्स जेपीएससी में आएंगे। मुख्य परीक्षा में भी इसका महत्व है। तो अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में हमें यह समझना होगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं जिससे कि प्रश्न आया करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है आर्थिक विकास। ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश काल में जो अर्थव्यवस्था की क्या सिचुएशन थी भारत की, उसे आप शामिल करते हैं। ठीक है, तो उसको अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ब्रिटिश काल से आधुनिक अर्थव्यवस्था को आपको जोड़ता है। अगर उसका अध्ययन नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में फिर हम लोग आते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से रिलेटेड जो चैप्टर है, उसमें आपको समझना होगा कि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास क्या होता है। अब सऊदी अरब का ही उदाहरण लीजिए। वो आर्थिक रूप से समृद्ध तो है, लेकिन उससे माना जाता है कि आर्थिक रूप से वो विकसित नहीं है। तो इसमें क्यों ऐसा कहा जाता है उसको समझना होगा। प्रति व्यक्ति आय के कंसेप्ट को समझना होगा। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी के कंसेप्ट को समझना होगा। उसमें क्या शामिल होता है, नहीं शामिल होता है, उससे प्रश्न रहते हैं। आधार वर्ष क्या होता है, चालू वर्ष क्या होता है, इसको समझना होगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था के जो आर्थिक भूगोल से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, जैसे कृषि हो गए, उद्योग हो गए और आधारभूत संरचना, इसको पढ़ना होगा। मानव विकास से रिलेटेड जो आपके प्रश्न बनते हैं, तो सिर्फ मानव विकास की अवधारणा को ही नहीं समझना है कि कैसे निकाला जाता है मानव विकास सूचकांक, उसके साथ साथ जो करेंट मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में जो रिपोर्ट आए हैं उसको भी आपको इंक्लूड करना होगा। प्रश्न वहां से रहते हैं। मानव विकास में ही आपको जो है बेरोजगारी और निर्धनता को पढ़ना होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है मानव विकास से जुड़ा हुआ है। अब जब बेरोजगारी निर्धनता पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड कार्यक्रम को भी पढ़ना होगा। बेरोजगारी निर्धनता की परिभाषा को पढ़ना होगा, उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स होते हैं उसको पढ़ना होगा। तो कार्यक्रम जो है केवल पुराने कार्यक्रम पढ़ने से नहीं होंगे, नए कार्यक्रमों को भी इंक्लूड करना होगा।
इसके बाद जो है मुद्रा बैंकिंग के बारे में पढ़ना होगा। मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था किस ढंग से चलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्क्स और उसके जो अर्थव्यवस्था पर जो भी महंगाई वगैरह को नियंत्रण करना, संकुचन को नियंत्रण करने के लिए जो भी उपकरण अपनाए जाते हैं, जैसे CRR, SLR, बैंक रेट्स, MSF, उसके कंसेप्ट को आपको समझना होगा। इसके अलावा जो है घाटे के कंसेप्ट, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला सब्जेक्ट है, चैप्टर है। अगर इसको आप नहीं समझ पाए तो पूरा अर्थव्यवस्था जो है आपको समझ में कभी नहीं आएगा, ना ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसी में आपको जो है बजट पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। ठीक है, आगे आप और बढ़िएगा तो भुगतान संतुलन से रिलेटेड जो भी है, चालू खाते में भुगतान असंतुलन जो होता है, या आपका पूंजी खाते में जो भुगतान असंतुलन होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या क्या इसमें शामिल होता है इस ढंग के खाते में, उसके कंसेप्ट को आपको क्लियर रखना होगा। भारत के विदेशी व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदेशी व्यापार में भारत का सबसे बड़ा साझेदार कौन है, कितना % है एशिया के साथ, अलग अलग संगठनों के साथ, उसके बारे में जानकारी रखनी आपको अत्यंत आवश्यक होगी। यही सबसे प्रश्न आते हैं। और जो एक अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट हैं वो है IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के रूप में जो जानते हैं। मुख्य परीक्षा में इन ऑर्गेनाइजेशन से भी प्रश्न रहते हैं। तो इन सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए, इन सारे टॉपिक पर नियंत्रण करने के बावजूद एक टॉपिक जो है, जो इन सारे टॉपिक से संबंधित है, वो है LPG। ठीक है, यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, आर्थिक सुधार। ठीक है, आर्थिक सुधार जब आप पढ़ने को जाएंगे तो जितने भी टॉपिक बताए गए, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, मानव विकास हो, भुगतान संतुलन हो, बैंकिंग व्यवस्था हो, टैक्सेशन व्यवस्था हो, राजकोषीय घाटा हो, इस सारे पर क्या प्रभाव पड़े, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में के एटीट्यूड में क्या चेंजिंग आए, उनके जो पहले की पॉलिसीज थे, बाद के पॉलिसीज में क्या चेंजिंग आए हैं, उसमें क्या डिफरेंस आए। तो 1991 में जो उदारीकरण हुआ, उसके बाद का एक अलग स्टडी, एक अलग स्वरूप बना है अर्थव्यवस्था के स्टडी का, वो भी अब बढ़ गया है। चूंकि 30 ईयर्स हो गए हैं, तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इसमें क्या डिफरेंस है, ये नहीं समझिएगा तो अर्थव्यवस्था नहीं समझिएगा। ठीक है, तो आपके जो यहाँ क्लासेस होंगे ट्रेडिशनल के साथ साथ करेंट डाटाज भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। आप लोग क्लासेस कीजिए, वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं, और आपका सहयोग और सुझाव अपेक्षित है। धन्यवाद।